तो हम जो है रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। रिएक्शंस में क्या था कि हम मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली लगा रहे थे। मोल कॉन्सेप्ट में हमने एक्चुअली क्या दो चीज़ें देखी थी। मोल एनालिसिस के अंदर हमने दो चीज़ देखी थी। एक तो क्या था कि हम जब ये देख रहे थे कि जब जो हमारा जो स्टैचोमेट्री कोफिशिएंट होता है रिएक्टेंट्स का, अगर स्टैचोमेट्री कोफिशिएंट और जो आपका जो इनिशियली मोल्स टेकन जो होता है अगर वो दोनों सेम हो जाए तो उस केस में हमने क्या देखा था कि कोई भी रिएक्टेंट जो है वो अनरिएक्टेड नहीं रहता। कोई भी रिएक्टेंट जो है बचता नहीं, सबके सब पूरी तरह से कंज्यूम हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड हमने दूसरा जो देखा था वो देखा था कि अगर स्टैचोमेट्री कोफिशिएंट और जो मोल्स टेकन है इनिशियली जो हमने रिएक्टेंट के मोल्स ले रखे हैं, अगर उन दोनों का जो रेशियो है अगर वो सेम ना हो, ठीक है, तो उस केस में क्या था कि हमने देखा था कि कोई एक रिएक्टेंट ऐसा जरूर होगा जो कि सबसे पहले खत्म हो जाता है, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और उस रिएक्टेंट के खत्म होने से क्या होता है कि रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और बाकी जो होती है उनको बोलते हैं आपका एक्सेस रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। उसके लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने का तरीका क्या था? तो लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने का तरीका था कि जिसका भी हम सबका क्या कर कंपेयर कर लें, जितने भी रिएक्टेंट है उनका क्या करें हम मोल्स जो ले रखे हैं इनिशियल मोल्स डिवाइड बाय उसके स्टैचोमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, जिसके लिए ये पूरी वैल्यू जो है वो सबसे छोटी आएगी, जिसके लिए सबसे मिनिमम आ रही थी, उसी को हम क्या कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कह रहे थे। और पूरी जो रिएक्शंस है वो क्या होगी अब लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम बात कर चुके थे। हमने सिर्फ बात किया था, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए थे। तो कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और सही से क्लियर हो सके। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि A + B gives out A2B3। एक रिएक्शन दे रखा है कि A + B आपस में रिएक्ट करते हैं और ये मिलता है। इनिशियली बोल रहा है कि A के 6 मोल्स ले रखे हैं और B जो है उसके 20 मोल ले रखे हैं। तो बोल रहा है ये निकालिए, सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालिए और दूसरा मोल्स ऑफ A एंड B। तो A एंड B तो लिमिटिंग क्या बोलते हैं रिएक्टेंट साइड में है, तो A एंड B कितने बच गए एंड A2B3 जो है फाइनली कितने मतलब बने होंगे ये मुझे बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखिए रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ तो रिएक्शन को बैलेंस करना होता है हमारा काम, क्योंकि मोल एनालिसिस वगैरह जो भी है हम बिना इसको बैलेंस किए तो निकाल ही नहीं सकते पहली बार। तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 2A 3B, अब रिएक्शन मेरा बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अगर रिएक्शन के टर्म्स में और एक बार थोड़ा सा इस लैंग्वेज को पकड़िएगा कि रिएक्शन कहती क्या है। अगर इस रिएक्शन को देखा जाए बैलेंस रिएक्शन में जो हम देखते हैं तो क्या इसका मतलब होता है, जैसे इस रिएक्शन को मैं पढ़ के बताता हूं। ये ऐसा कह रहा है कि 2 मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ B टू गिव्स, यहां पे कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, 1 मोल ऑफ A2B3। ये रिएक्शन इस तरीके से पढ़ी जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है स्टैचोमेट्री कोफिशिएंट हमें पता ही है। स्टैचोमेट्री कोफिशिएंट क्या है 2 3 यानी 2:3 का है। अच्छा मोल्स जो ले रखे वो उसका रेशियो क्या है? मोल्स इनिशियली जो लिए हैं वो कितने हैं? A के 6 मोल्स है और B के 20 मोल्स है। क्या इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है? अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो ये रेशियो आ जाएगा 6:20 जो आ जाएगा वो इक्वल, मतलब मान लीजिए इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया तो आया 3:10 का। 3:10 और 2:3 दोनों रेशियो सेम नहीं है। मतलब क्या है कि इट इज अगर ऐसा बोलूं, मैं ऐसा बोलूंगा कि मोल्स रेशियो एंड स्टैचोमेट्रिक रेशियो आर नॉट सेम नहीं है दोनों। स्टैचोमेट्रिक रेशियो एंड मोल रेशियो दोनों सेम नहीं है। इस केस में क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट आएगा ही आएगा। चलिए फाइंड करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाला जाता है। आपको पता ही होगा कि मोल्स डिवाइड बाय SC करते हैं हम लोग स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां पे करते हैं 6 डिवाइड बाय 2 यानी आ जाएगा 3 और यहां करेंगे तो आएगा 20 डिवाइड बाय 3 तो आ जाएगा 6.66 करके, ठीक है। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? ये वाला वैल्यू, दिस इज मिनिमम
लिमिटिंग रिएजेंट, ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। पहला क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं कि कितना A, B एंड A2B3 बचा होगा, बना होगा, बचा होगा जो भी है। तो क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि A जो है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आपको पता होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले फिनिश होता है, यानी A का कोई मोल्स नहीं बचा होगा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, मैं ऐसा बोलूं कि मोल्स ऑफ A consumed Na, ठीक है ना, कितने मोल्स A के कंज्यूम हुए होंगे, तो वो क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है तो सबका सब कंज्यूम हो गया, यानी 6 मोल A के लिए तो 6 के 6 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया मुझे, यानी A के मोल्स बचे कितने होंगे, देयरफॉर मोल्स ऑफ A लेफ्ट आउट 0, कोई नहीं मोल्स बचा होगा। अब लगाते हैं मोल मोल रेशियो, मोल मोल एनालिसिस लगाते हैं, लेकिन मोल मोल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रीजन के कांसेप्ट में हम लिमिटिंग रीजन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो देखते हैं ना, ठीक है ना, लगाते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 गिव्स आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कंज्यूम्ड डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां से निकाल लेते हैं हम, यहां से आ जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A into 3 डिवाइड बाय 2। कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कंज्यूम कितना हुआ, 6 मोल, डिवाइड बाय into 3 डिवाइड बाय 2, कट किए तो आ जाएगा 3, तो 3 3 जा 9, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो B कंज्यूम हुआ है वो कितना कंज्यूम हुआ है, ठीक है ना, 9 मोल कंज्यूम हुए होंगे। ठीक है, यानी B में सॉरी हाँ 20 में से B के 20 मोल में से जो हमने इनिशियली ले रखा था उसमें से 9 मोल्स खत्म हो गए, तो कितने बचे होंगे मोल्स लेफ्ट, कितने मोल्स बच गए होंगे, therefore number of या फिर मोल्स लेफ्ट ऑफ B, मोल्स लेफ्ट आउट फॉर B के लिए, यानी 20 में से 9 चला गया, 9 तो खत्म हो गए, यूज हो गए, तो 11 मोल्स क्या हो गए, वैसे के वैसे बच गए होंगे। ठीक है ना, अब निकालते हैं अपने A2B3 के लिए, A2B3 कितना बना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और इसको किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, A के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो लिमिटिंग रीजन होता है उसके अकॉर्डिंग ही देखना होता है। तो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय 2, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 इज इक्वल टू 6 था डिवाइड बाय 2, यानी 3 मोल्स, यानी देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 फॉर्म्ड कितने बने, 3 मोल। मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट होगी उस वक्त क्या होगा कि A का 1 मोल भी बचेगा नहीं, क्योंकि A तो फिनिश हो चुका होगा, B का 11 मोल बच गया होगा, वैसे का वैसा पड़ा होगा रिएक्टेंट के अंदर, और C जो A2B3 जो मेरा प्रोडक्ट बना था उसका 6 आपका 3 मोल्स बना होगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन सॉल्व हो गया, फाइनली इतने सारे मोल्स बचे होंगे। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन एक और है कि A + B + C gives out A4 B2 C3। इनिशियली A के आपने 1 मोल ले रखे हैं, B के 0.6 मोल लिए थे, 0.6 मोल, एंड C के 0.72 मोल्स लिए थे। बोल रहा है कि सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट कीजिए, और दूसरा बोल रहा है कि A4 B2 C3 यानी जो मेरा प्रोडक्ट है उसके कितने मोल्स बने होंगे वो निकालिए। ठीक है, बहुत ही वैसे ही क्वेश्चन लिख के सही है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या, सबसे पहले तो हमारा ये काम होना चाहिए कि जो हम रिएक्शन हमें दे रखा है क्या वो रिएक्शन बैलेंस्ड है, A4 B2 C3 रिएक्शन बिल्कुल ही बैलेंस नहीं, तो रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस किया जाए। रिएक्शन को बैलेंस किया, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या है, 4:2:2
4:3 का है, 4:2:3 का है, ठीक है। और हमने मोल्स जो ले रखे हैं, जो हमने मोल्स ले रखे हैं वो क्या ले रखे हैं, इसके 1 मोल, इसको 0.6 मोल और इसके 0.72 मोल। तो ये और ये आपस में बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है, ये दोनों मोल्स जो है आपस में ये बिल्कुल भी इनका जो है ये जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है एंड जो मोल्स लिए हैं आर नॉट सेम। और क्योंकि सेम नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा रिएक्टेंट जरूर होगा जो कंज्यूम हो जाएगा, लिमिटेड रिएजेंट का कांसेप्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाला जाए, तो आपको पता ही है, मोल्स डिवाइड बाय हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर देते हैं। तो देखिए करते हैं यहाँ पे मोल्स कितने हैं, 1 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे करते हैं 0.6 डिवाइड बाय 2, तो 1 मिनट रुक जाइए, 0.1 डिवाइड बाय 4 कैंसिल कितना था 0.25, इसका 0.6 डिवाइड बाय 2 की वैल्यू कितनी आएगी 0.3, और इसकी अगर बात करें तो इसका कितना आएगा 0.72 डिवाइड बाय 3, तो ये बचा जाएगा आपका 0.24। तो इनमें से देखिए सबसे छोटा कौन सा है, इसमें से अगर देखेंगे सबसे छोटा कौन सा आपका C है, दिस इज मिनिमम। और जो सबसे मिनिमम होता है वही मेरा क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा C है यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा और ये सबसे पहले फिनिश हो जाएगा रिएक्शन के अंदर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि C इज लिमिटिंग रिएजेंट, पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है कि आपका पूछ रहा है आपसे कि A4B2C3 कितना फॉर्म होगा रिएक्शन के अंदर, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, फिर से बता रहा हूं, प्लीज इस बात पे ध्यान दें कि जब लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट आता है तो कितना मोल्स किसी प्रोडक्ट का प्रोड्यूस हुआ या फिर कितना मोल किसी रिएक्टेंट का कंज्यूम हुआ, वो सबका सब हम लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही देखते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A4B2C3 कंज्यूम्ड बाय, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C कंज्यूम्ड डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, ठीक है। तो देख सकते हैं ये 1 है, इसका कोई है ही नहीं मीनिंग, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A4B2C3 formed it will be number of moles of C divided by 3। C का कितना मोल कंज्यूम हुआ 0.72 मोल लिया था, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, सबका सब फिनिश हो जाएगा। तो 0.72 डिवाइड बाय 3 which is equal to 0.24। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A4B2C3 जो आपका प्रोडक्ट है वो कितना बना होगा, इतने मोल्स, ठीक। आइए थोड़ी बात करते हैं कंसेक्यूटिव रिएक्शंस का। कंसेक्यूटिव रिएक्शन या फिर इसी को बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन। ये क्या होता है, फिर इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि जो रिएक्शंस होते हैं वो एक स्टेप में फिनिश नहीं होते, बल्कि मल्टीपल स्टेप्स लगते हैं एक रिएक्शन को फिनिश होने में। जैसे कि सपोज कीजिए कि A से सपोज कीजिए मुझे D बनाना है, फाइनल रिएक्शन क्या है कि मुझे A से D बनाना है, लेकिन ये जो रिएक्शन ये मल्टीपल स्टेप्स में होती है। जैसे कि पहले होगी क्या कि A प्लस B आपस में रिएक्ट करेंगे और उससे मुझे C मिलेगा, फिर ये C जो है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि या फिर एक बात काम करते हैं, मुझे मान लीजिए मुझे F चाहिए, E चाहिए सपोज कीजिए, हाँ, तो A प्लस B आपस में रिएक्ट करके C बनाएंगे। फिर ये जो C है ये दूसरा स्टेप है कि C जो है आपस में रिएक्ट करेगा किसी दूसरे से, उससे D से, और जाके फिर E बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि A से E जो बन रहा है वो एक स्टेप पे नहीं होगा बल्कि मल्टीपल स्टेप में होगा। और क्या है, और क्या है कि the reactant, sorry, the product of one step is used as the reactant of other step। तो
इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव रिएक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा कि it is a reaction which takes place in multiple steps and product of one step is used as reactant of other step. इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए, एक तो आपको यहाँ बता रखा है कि A से E बनाना है मुझे, तो A प्लस B आपस में C रिएक्ट किया, फिर ऐसा क्या हो रहा है। एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि सपोज कि मुझे बनाना है जो भी है देख लेते हैं, तो A प्लस B आपस में रिएक्ट करते हैं, मान लीजिए सब जो प्रोडक्ट बनता है A2B3, ठीक है ना। अब A2B3 जो है A2B3 ये यूज होता है, C के साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है, ये बना लेता है आपका A2B3C4। तो देख सकते हैं कि हमें A प्लस ये क्या हो रहा है कि हमें A2B3C4 इस तरह से मिल रहा है। तो ये जो रिएक्शन है वो एक स्टेप में नहीं हुई है, ठीक, ये रिएक्शन जो जैसे एक स्टेप में नहीं हुई है, मल्टीपल स्टेप्स में हुई है। और क्या हो रहा है कि एक रिएक्शन एक स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है दूसरे स्टेप का रिएक्टेंट के रूप में यूज्ड हो गया। तो इस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शंस कहते हैं। जिसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जो आपस में रिएक्ट करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन जो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये बनाता है CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये रिएक्ट करता है Fe2O3 से, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करता है, क्या बोलते हैं आयरन ऑक्साइड को, इसको रिड्यूस कर देता है, Fe+CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं ये पूरा का पूरा रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन पूरी तरह से क्या है, आपका ये जो है मल्टीपल स्टेप्स में ये रिएक्शन हुई है, ठीक है। ये रिएक्शन जो पूरी से मल्टीपल स्टेप में हुई है। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्चुअली हम बोलते हैं इसको सीक्वेंशियल रिएक्शंस। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक चीज देखते हैं, उससे समझते हैं इसको। एक एग्जांपल है मेरे पास, इसको सॉल्व करते हैं और इसे समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मुझे दे रखा है क्या कि 12 मोल्स ऑफ each A, B and C are taken initially, calculate moles of A2B3 C4 formed, ठीक है ना। और ये रिएक्शन हो कैसे रही है, जो मल्टीपल स्टेप्स है, गिवन मल्टीपल स्टेप्स में जो रिएक्शन हो रही है, क्या कैसे हो रही है आपका। सबसे पहले A प्लस B आपस में रिएक्ट करके A2B3 बना रहा है, और फिर क्या हो रहा है कि A2B3 जो है ये C से रिएक्ट करके A2B3C4 बना रहा है। रिएक्शन इस तरह से हो रही है, पहले ये स्टेप हो रहा है, उसके बाद ये स्टेप हो रहा है। तो बोल रहा है फाइनली जो रिएक्शन हो रही है उसमें A2B3C4 कितना बनेगा मुझे वो निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। मुझे क्या दे रहा है, A, B और C के बार-बार मोल्स दे रहे हैं। सबसे पहले पहला रिएक्शन देखते हैं कि सबसे पहला रिएक्शन A और B के बीच में होगा। तो A plus B gives out A2B3।
क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, तो कर दिया मैंने रिएक्शन को बैलेंस, हो गया। इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं? सेम चीज है, बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ नहीं है, बस दो बार मोल मोल एनालिसिस दो बार लगाना पड़ेगा, दो लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, इसका 3 है, 2:3 का। और मोल्स जो ले रखे हैं वो कितने ले रखे हैं? इसके भी 12 मोल्स और इसके भी 12 मोल्स, तो 12 12 अगर इसका वो निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा? 1:1 का रेशियो है, जबकि यहाँ पे तो 2:3 का रेशियो है। मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो और मोल का जो मोल ली है उसका रेशियो सेम नहीं है, नॉट सेम रेशियो। इसलिए क्या लगेगा? लिमिटिंग रीजन का कांसेप्ट लगेगा। तो निकालते हैं लिमिटिंग रीजन, कैसे निकाला जाता है लिमिटिंग रीजन? तो मोल्स को हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो 12 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा 6 और 12 डिवाइड बाय 3 यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इनमें छोटा कौन है? ये वाला। तो ये छोटा मतलब मेरा क्या है? बी जो है वहां यहाँ पे लिमिटिंग रीजन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। दिस इज मिनिमम देयरफॉर लिमिटिंग रीजन की तरह मेरा जो बी है वो वर्क करेगा यहाँ पे इस वाले रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं A2B3 कितना बना। हमें तो ये चाहिए कि ये A2B3 कितना बना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट रिएक्शन में A2B3 यूज हो रहा है। तो हम देखते हैं कि A2B3 कंटेनर में कितना बना होगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन जो हो रही है सबसे सब एक ही कंटेनर में हो रही है ना। तो जितना A2B3 बना होगा उतना ही A2B3 यहाँ पे कंज्यूम होगा और C के साथ रिएक्ट करेगा और A2B3C4 बन जाएगा, ठीक है ना। क्या करना मेरे बात फिर से समझिएगा कि इस रिएक्शन में A + B से जितना A2B3 बना होगा वही रिएक्शन तो वही अमाउंट वो कंज्यूम होगा नेक्स्ट वाले स्टेप में जहां पे वो C से रिएक्ट करके A2B3C4 बनाएगा। तो हम ये निकाल लेते हैं कि A2B3 कितना बना होगा। Therefore number of moles of A2B3 formed तो वो कितना होगा? कैसे निकालते हैं हम लोग? मोल मोल एनालिसिस कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट। तो Na2B3 बाय 1 कर देंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कंज्यूम डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। नंबर ऑफ B कितने कंज्यूम हुए हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितने कंज्यूम हुए होंगे? क्योंकि B जो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है इसका मतलब पूरा खत्म हो गया होगा। तो 12 थे, 12 डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, कितना आ गया? 4। यानी 4 मोल्स मेरे A2B3 के बने होंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए जो 4 मोल्स मेरे A2B3 विल बी अवेलेबल। देयरफॉर 4 मोल्स ऑफ A2B3 will be available for the next step, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई? नेक्स्ट स्टेप है कि A2B3 plus C gives out A2B3C4। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस कर देते हैं और उस पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट फिर से वही सारी चीजें। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 1:4 का है, 1:4 का है। जबकि मोल कांस्टेंट अगर मोल्स की बात करें तो मोल्स कितने इनिशियली? इसके कितने मोल्स हमने निकाले थे? 4 मोल्स इसका आया था। और C का कितना ले रखा था? इनिशियली देखो बता रखा है कि A B C तीनों का मोल जो 12 मोल्स है, तो इसके 12 मोल्स। तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो रेशियो कुछ आ जाएगा आपका 1:3 का। तो रेशियो भी बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है ना। मोलर रेशियो एंड स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज आर नॉट सेम। Ratios are not same। और आपको पता है कि जब रेशियो सेम नहीं होता तो फिर लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन आता है। तो लिमिटिंग रीजन निकाल लेते हैं हम। तो मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका कितना मोल्स था? 12 डिवाइड बाय 1। और यहाँ पे क्या था कि 12 मोल्स ले रखे थे, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 4। तो इसको कट करते हैं तो आएगा 3 और यहाँ पे 4। तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, ये मिनिमम है। यानी इसका मतलब क्या है कि इस वाले रिएक्शन में आपका C जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, मिनिमम है।
मिनिमम है। इसका मतलब क्या है, जो C है, C इज LR लिमिटिंग रिएजेंट है मेरा। C जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब रिएक्शन जो चलेगी, ये वाली रिएक्शन ये C के अकॉर्डिंग चलेगी। तो देखते हैं कि A2B3C4 कितना कंज्यूम होगा। तो देखते हैं, therefore N लगाते हैं मोल मोल एनालिसिस किसके लिए, विद रिस्पेक्ट टू C, क्योंकि C मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है रिएक्शन के अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C कंज्यूम डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां गया, 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 C4 फॉर्म डिवाइड बाय 1। यहां निकाल लेते हैं, therefore N A2B3 C4 gives out number of moles of C divided by 4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C कितना कंज्यूम हुआ भाई, लिमिटिंग रिएजेंट इसमें सबका सब कंज्यूम हो गया होगा, तो 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3C4 जो बना होगा वो कितना बना होगा, 3 मोल्स। तो इस तरह से क्या करते हैं हम कंसेक्यूटिव रिएक्शंस को, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। अब कुछ लॉज देखते हैं हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशंस के। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो रिएक्शंस हमारी होती हैं वो क्या होता है, उस केमिकल क्या बोलते हैं, जो लॉज होते हैं उनको फॉलो करती है। ठीक है, तो उन लॉज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला लॉज जो हमें देखना है इसमें, पहला लॉ जो है वो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि हम जानते हैं और हम पढ़ते हैं कि जो इस पूरे यूनिवर्स का जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो मास है, ऐसा नहीं है कि कुछ मास आप घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो। ठीक है, हमेशा जो मास इस यूनिवर्स का है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो उसी बेसिस पे क्या होता है, ये लॉस हमारी चलती है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग है क्या, ये लॉ कहती है कि मास ऑफ reactant consumed is always equal to mass of product formed। क्या कह रहा है कि किसी रिएक्शन के अंदर जितना मास रिएक्टेंट का कंज्यूम होगा ना, बिल्कुल उतना ही प्रोड्यूस भी होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट साइड में अगर मान लीजिए कि m मास रिएक्टेंट का कंज्यूम हुआ है, तो यहाँ पे भी m मास ही फॉर्म होगा। तो मैं ऐसा बोलूं, वेट कर देते हैं, w कर देते हैं। अगर मान लीजिए इसका w फॉर्म हुआ है या फिर कंज्यूम हुआ है रिएक्टेंट साइड से, तो इसका भी w ही फॉर्म होगा। w kg, w ग्राम जो भी है उतना ही फॉर्म होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान करें कि जितना मास रिएक्टेंट का कंज्यूम होता है उतना ही मास आपका प्रोडक्ट का फॉर्म होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टेंट का कंज्यूम तो ज्यादा हो गया है लेकिन जो प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ है वो कम हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता है। जितना कंज्यूम होगा उतना ही फॉर्म होता है। अल्टीमेटली अगर मैं सिंपल से लैंग्वेज बोलूं तो जो कंटेनर का मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कंटेनर में आपने जितना रिएक्टेंट पहले लिया था, तो फाइनली क्या होगा, फाइनली किसी भी टाइम पे, सिर्फ फाइनली नहीं, किसी भी टाइम पे आप देखोगे तो जो उसमें आपका जो कंटेनर का मास, जो कंटेनर में जो पड़ा वो सब्सटेंस है, चाहे वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अल्टीमेटली दोनों का मास मिला के वो आपका सेम ही रहता है जो आपने इनिशियली ले रखा है। ठीक है, तो कभी भी बढ़ेगा या घटेगा नहीं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं जैसे कि क्वेश्चंस पे सॉल्व करते हैं। इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मान लो एक x ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन on combustion gives y gram of CO2 and z gram of H2O water। ये बोल रहा है फाइंड वेट ऑफ ऑक्सीजन O2 यूज्ड, कितना O2 यूज हुआ कंबशन में वो निकालना है मुझे। तो देखिए
क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि आपका एक हाइड्रोकार्बन, सपोज को मैं HC से डिनोट कर देता हूँ, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है। और क्या होता है कि जब हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है, अच्छा एक रिएक्शन पहले लिखिए तो एक कि मान लीजिए कोई भी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड को हम बोलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ जो कंपाउंड होता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो मान लो कोई भी हाइड्रोकार्बन जैसे कि CH, इसमें जो कार्बन की संख्या मान लो कि N है, और तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, और जो हाइड्रोकार्बन है N ही बोलते हैं, इसको मैं X बोलता हूँ और इसको मैं Y बोलता हूँ। Y यूज हुआ, वो आपको कितना हुआ है Y, जो हाइड्रोजन यूज हुआ कितना है Y, मतलब इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कितने हैं X और हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है Y। इसका रिएक्शन जब O2 से होता है, जब कंबशन किया जाता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या मिलता है, CO2 गैस मिलता है एंड वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन कोफिशिएंट रहता है वो कितने रहता है वो मैं बता रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, जो O2 का कोफिशिएंट आएगा वो कितना आता है X प्लस Y/4, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट आता है वो आता है X एंड Y, जो वाटर का आता है वो आता है Y/2, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे दे रखा है, सपोज कीजिए C काम करते C3H8 ले लेते हैं। इसका मुझे कंबशन करना है, O2 के रिस्पेक्ट में इसका मुझे कंबशन करना है और मुझे इसका CO2 कितना वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा वो मुझे निकालना है। तो देख लीजिए कंपेयर करोगे तो X की वैल्यू कितनी है 3 और Y की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो यहाँ पे O2 कितना रिक्वायर्ड होगा, तो X प्लस Y/4, X की वैल्यू 3 और Y/4 मतलब 8/4 कट किए तो 2 प्लस 3 यानी 5, यानी 5 मोल्स आपके O2 रिक्वायर्ड हो जाएगा। CO2 कितना रिक्वायर्ड होगा, CO2 होता है इक्वल टू X के बराबर यानी 3 मोल्स, और H2O, तो H2O होता है आपका Y/2, Y की वैल्यू कितनी है 8 यानी हो जाएगा आपका Y/2 मतलब 4। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से क्या होता है, आपको ये दिमाग के अंदर रखना है, ये वाला रिएक्शन इसको कहीं चाहे तो लिख सकते हैं, आराम से लिख लीजिए। तो इस तरह से क्या होता है, किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस होती है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो इस मेनली मुझे तो अभी फिलहाल जो यूज करना था वो ये बताना था कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो उसमें CO2 गैस प्रोड्यूस होता है और वाटर निकलता है कंप्लीट कंबशन करने पे। तो यही है, वही रिएक्शन हो रही है कि हाइड्रोकार्बन है उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो मुझे मिला क्या CO2 गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल मिला, ठीक है। इसमें बता रखा है कि कितना मोल हाइड्रोकार्बन, सॉरी कितना ग्राम हाइड्रोकार्बन यूज हुआ था, तो X ग्राम हाइड्रोकार्बन यूज हुआ। O2 कितना है मुझे ये नहीं पता, कितना O2 यूज हुआ है मुझे ये नहीं पता। बोल रहा है CO2 प्रोड्यूस जो वो प्रोड्यूस हुआ है Y ग्राम और जो वाटर प्रोड्यूस हुआ वो हुआ प्रोड्यूस Z ग्राम। तो बोल रहा है क्या आपका, जब मैं ग्राम हटा देता हूं आप समझ जाएंगे थोड़ा सा कि कितना यूज हुआ है ये। तो बोल रहा है कि O2 कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, तो लगाते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास का। कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। सपोज कीजिए हम इसका निकाल लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूं, सपोज कीजिए कि मास या फिर वेट ऑफ O2 लिख देता हूं, वेट ऑफ O2 यूज्ड, जो कि हमें नहीं पता है, हमने यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका X प्लस WO2 इज इक्वल टू Y प्लस Z होगा। तो यहां से निकाल लेते हैं WO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा Y प्लस Z, ये इधर चला जाएगा -X। तो ये मेरा क्या हो जाएगा वेट ऑफ O2, ये O2 कितना यूज हुआ होगा तो इतना O2 यूज हुआ होगा, तो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक। तो ये था मेरा कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपल सी बात कहते हैं कि जितना रिएक्टेंट यूज्ड हुआ होगा उतना ही रिएक्टेंट फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन
ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आगे बात करें, दूसरा एक लॉ होता है, वो होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, एक बात को समझिएगा, ये क्या कहता है कि किसी भी कोई प्रोडक्ट, कोई मान लीजिए CO2 हो गया या कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कंपाउंड है, चाहे वो कंपाउंड किसी भी सोर्स के थ्रू हमें मिले, एक कंपाउंड है सपोज कि CO2, चाहे वो किसी भी तरीके से हमें मिले, उसमें क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, मास का रेशियो बोलिए चाहे एटम का रेशियो बोलिए, वो हमेशा सेम रहता है, चाहे वो किसी भी सोर्स से हमें क्यों ना मिले। बस समझते, इसको लिखते हैं थोड़ा सा कि इसके ऊपर क्या है कि मास और एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स मास और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ any of atoms of different element in a compound, ठीक है ना, mass और different mass और number of atoms of different element in a compound is always has a fixed ratio, ठीक है ना, इसका हमेशा फिक्स्ड रेशियो होता है, has always has a fixed ratio irrespective of the source of the compound। कंपाउंड हमें चाहे कहीं से मिले, उसमें जो एटम का रेशियो बोलो या फिर जो एटम्स के मास का रेशियो है, वो हमेशा सेम ही होता है। एग्जांपल देखते हैं इस चीज का, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि क्या होता है, कार्बन है, कार्बन या कोक वगैरह, उसको अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो इससे बनता है CO2, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए, इसके अंदर देखा जाए तो इसमें कार्बन कितना है, कार्बन का एटम कितना है और ऑक्सीजन का एटम कितना है, कार्बन का एटम कितना है और ऑक्सीजन का एटम कितना है, कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि एटॉमिक रेशियो कितना है, यहाँ पे एटॉमिक रेशियो कितना हुआ, एटॉमिक रेशियो C/O का कितना है, वो हो गया कितना आपका 1:2 है, ठीक है। या फिर चलो मास का रेशियो की बात करते हैं, तो चलो मास बात करते हैं। यहाँ मास कितना होगा कार्बन का 12 AMU होगा और ऑक्सीजन का एक एटम का 16 होता है, तो 2 एटम कितना हो जाएगा 32 होगा। तो अगर मैं मास रेशियो निकालूं तो मास रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा 12:32 मास रेशियो, कार्बन/ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 12:32, यानी आपका हो गया कुछ 3:4 से दोनों कट हो जाएंगे, तो 3:8, ठीक है। समझ में आया? एक तो ये सोर्स एटॉमिक रेशियो देख लिया, ये मैंने मास रेशियो देखा। अब देखते हैं एक बार क्या हो कि मेरा सोर्स क्या है, कार्बन के थ्रू मैंने CO2 प्रोड्यूस किया। एक बार दूसरा देखते हैं कि मान लीजिए कि एक और तरीका होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करने का। कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो उसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, जिससे मुझे कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। इसमें देखते हैं, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें अगर देखेंगे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के एटम्स हैं, एटम्स का रेशियो कितना है देखिए, तो यहां पे कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, D1:2। देखिए एटॉमिक रेशियो पहले भी 1:2 का आया था, एटॉमिक रेशियो अभी भी 1:2 का है। कहने का मतलब क्या है कि भले सोर्स जरूर चेंज हो गया, लेकिन जो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है अलग अलग सोर्स से भी, उसका रेशियो हमेशा सेम आता है, ठीक है ना।
चाहे वो एटॉमिक रेशियो की बात करें या फिर मास का रेशियो भी देख लेते हैं। मास का रेशियो भी अगर देखेंगे तो एक यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन का जो मास होगा, मास ऑफ कार्बन कितना होगा, एक ही एटम है तो एक ही कारण 12 AMU, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो कितना होगा 32 AMU। तो अगेन अगर मास रेशियो देखेंगे, मास रेशियो कार्बन इज टू ऑक्सीजन का वो कितना हो जाएगा 12:32, मतलब 3:8 का। तो पहले भी मास रेशियो 3:8 का आया था, अभी भी मास रेशियो 3:8 का है। तो कहने का मतलब यही है कि चाहे कंपाउंड, एक पर्टिकुलर कंपाउंड चाहे किसी भी सोर्स से मिले, उसका कभी भी क्या होता है कि जो चाहे एटॉमिक रेशियो हो, चाहे मास रेशियो, वो कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा सेम रहता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और था यहाँ पे बताने वाली बात कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमेशा क्या बोलता है, हमेशा फॉलो तो करता है, हमेशा करता है, लेकिन एक जगह छोड़ के न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि मास जो रहता है वो कई बार एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो लगता नहीं है। तो इन न्यूक्लियर रिएक्शंस कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास does not hold true नहीं रहते। क्यों? because some of the mass get converted into energy। क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए क्या होता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एक नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है अपने कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि टू एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट तो सेम है लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है। वही कह रहे हैं कि दो रिएक्टेंट अगर रिएक्ट करके मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हैं या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो देन फॉर अ फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास के लिए दोनों कंपाउंड में, ठीक है, दोनों कंपाउंड में फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, रेशियो ऑफ मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर सिंपल इंटीग्रल रेशियो। इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग एग्जांपल से, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है ना। इसमें अगर देखा जाए, इसके 1 मोल ले लेते हैं, 1 मोल बोले फिर 1 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल इसका भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सपोज कीजिए दोनों का एक मॉलिक्यूल ले लिया, 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, इसका भी 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड दोनों के 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है। इसमें अगर बात किया जाए तो कार्बन का मास कितना है, सी मास कितना है इसमें, एक कार्बन का मास होता है वो कितना होता है 12 AMU, तो 12 है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास है आपका 16 AMU। जबकि यहां पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन का मास कितना है, सी मास, यहाँ पे जो कार्बन मास यहाँ पे भी एक ही है 12 ग्राम, 12 AMU। एंड जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना होगा यहाँ पे, वो है आपका 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32 होता है, 32 AMU। तो क्या कह रहा है कि दो कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के 2 कंपाउंड्स बने, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं वो आप देखिए, रिएक्शन को पहले समझिए शांति से। क्या बोलो, 2 अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं,
ठीक है, क्या हो रहा है कि एक में क्या हो रहा है कि आपका CO गैस बन रहा है, एक में CO2 गैस बन रहा है, ठीक है, कंपाउंड्स में बन गए। इसमें अगर देखा जाए कि अगर एक एलिमेंट का मास अगर दोनों फिक्स कर दे, किसी एक एलिमेंट का मास दोनों फिक्स कर, जैसे कि इसमें मान लीजिए कि इसमें कार्बन 12 ग्राम है, इसमें भी कार्बन 12 ग्राम है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों में अगर बात करें तो कार्बन का मास फिक्स हो गया, फिक्स बोले अगर कांस्टेंट है, दोनों में सेम ही है कार्बन का मास, तो उस केस में जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उस केस में अदर एलिमेंट रेशियो ऑफ मास ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो है वो क्या होता है आपका एक सिंपल नंबर, मतलब इंटीग्रल रेशियो आता है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ऑक्सीजन का रेशियो निकालूं, ऑक्सीजन के मास का रेशियो इसमें और इसमें, ऑक्सीजन रेशियो जो आएगा, ऑक्सीजन के या फिर मास रेशियो, ऑक्सीजन के मास रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों में देखा जाए तो इसमें क्या है 16 है और इसमें 32 है, यानी ये आ गया आपका 1:2 का, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि किसी एक एलिमेंट का मास अगर दोनों कंपाउंड में फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या है, जो बाकी जो अदर एलिमेंट्स है ना उसका जो मास का रेशियो होता है दोनों कंपाउंड में वो हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू आती है, एक इंटीग्रल नंबर आता है। तो इसी चीज को कहता है कि आपका कांस्टेंट मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो चीज है वो यही इसी बात को कहता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि एक एग्जांपल है आपका SO2 के लिए बात करते हैं, ठीक है ना, कि क्या है कि जैसे कि बात करूं कि सल्फर और ऑक्सीजन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक बनाता है SO2 गैस बनता है और एक बनता है SO3 गैस, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें मास ऑफ सल्फर या फिर सल्फर का मास जो है, एक मॉलिक्यूल की बात करें, सल्फर का मास जो है यहाँ पे कितना 32 AMU है, और ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास क्या है आपका कितना है 16 32 ग्राम है, 32 AMU है। जबकि इसमें बात करें तो इसमें सल्फर का मास कितना है भाई, यहाँ पे 32 एक ही सल्फर है AMU, और ऑक्सीजन का मास कितना है वो आपका कितना है SO3 होता है, तो 16 × 3 यानी 48 ग्राम या 48 AMU, एक ही मॉलिक्यूल की बात करें AMU। तो अगर इन दोनों में अगर देखा जाए, इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम सल्फर का मास फिक्स कर दे, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं सल्फर का ही है, यहाँ सल्फर सिंपली फिट हो जा रहा है इसलिए हम ले रहे हैं, आप चाहे तो ऑक्सीजन का मास फिक्स करें तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि आप सल्फर का मास दोनों में फिक्स है, सेम ही है, फिक्स्ड, तो उसमें जो ऑक्सीजन इसमें यूज हुआ है और इसमें जो ऑक्सीजन है उसका अगर मास का रेशियो देखा जाए तो क्या होगा, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ द कंपाउंड में क्या हो जाएगा, इसमें आपके 32 है और उसमें 48 है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 2:3 का। तो इस तरह से क्या हम देख सकते हैं क्या भाई कि रेशियो जो हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू आती है, एक नंबर आता है इंटीग्रल, कभी ऐसा नहीं होगा कि 0.5 × s समथिंग, ठीक है ना, हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू आता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। एक नेक्स्ट लॉ जो हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन का, वो क्या है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखो इसमें क्या कहता है, ये जो लॉ लिखा हुआ है मैं पढ़ लेता हूं फटाफट, उसका समझाते हैं, ठीक है। इसको देखो क्या बोल रहे हैं कि रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B which combine separately with a fixed mass of a third element C। क्या बोल रहे हैं, दो एलिमेंट A and B है, A भी एक डिफरेंट एलिमेंट C से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और C से रिएक्ट कर रहा है, और B भी जो है वो दूसरे एलिमेंट C से रिएक्ट कर रहा है, फिक्स्ड मास, दोनों के केस में जो मास है C का वो फिक्स्ड है, उसे रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बोल रहा है कि इन दैट केस रेशियो ऑफ A and B जो होगा, मास जो A और B का जो मास होगा उसका रेशियो जो होगा इन दोनों कंपाउंड्स में जब C से रिएक्ट कर रहे हैं दोनों, तो उसमें A and B का जो रेशियो होगा
इज आइदर द सेम, या तो सेम होगा या फिर विल बी सम सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच A and B combine directly with each other। इस बात को थोड़ा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, वरना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगता है। एक बात समझिए, जैसे कि A and B की जगह मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कार्बन है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है ना, और इसको एक सेपरेट एलिमेंट C से रिएक्ट कर रहा हूं, एक अलग जो दूसरा एलिमेंट है C, जिसको मैं कह रहा था, C को मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, ठीक है। दिस इज माय A, मैं लिखने के लिए लिखता हूं कि माय दिस इज एलिमेंट A, दिस इज एलिमेंट B, सॉरी दिस इज एलिमेंट B एंड दिस इज एलिमेंट C, ठीक है। जब C और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जब C और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं क्या बनता है? CH4, इसका प्रोडक्ट है। इसमें अगर देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है? कार्बन यहाँ पे एक कार्बन का एटम है तो एक का 12 होता है मास, तो यहाँ पे 12, और हाइड्रोजन कितना है? 4, एक हाइड्रोजन का 4 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 12:4 का रेशियो है यहाँ पे, या फिर रेशियो अगर आप थोड़ा और कन्वर्ट करें तो निकल सकता है। यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या बनता है? आपका ये बनता है H2O। यहाँ पे क्या है? तो ऑक्सीजन इस टू हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो कितना है? एक कार्बन एक ऑक्सीजन एटम है तो 16:2, 2 हाइड्रोजन के लिए 2, ठीक है। देखिए बोल रहे, लेकिन देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन कॉमन है, तो हाइड्रोजन कॉमन का जो हाइड्रोजन जो कॉमन एलिमेंट है, जो एलिमेंट C है, उन दोनों का क्या होना चाहिए कि मास का रेशियो इनका दोनों का फिक्स मास होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिक्स मास 4 है, यहाँ पे देखा जाए मास 4 है, जबकि यहाँ पे मास 2 ही है हाइड्रोजन के लिए, तो हमें मास को फिक्स करना पड़ेगा, सेम मास होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रेशियो को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उससे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। तो एक काम करते हैं, हम इस पूरे में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो हो जाएगा 32:4 का। तो अब देखो, अब जो मास है हाइड्रोजन का यहाँ पे वो फिक्स हो चुका है, 4 यहाँ पर भी, यहाँ पे 4, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन को एक बार रिएक्ट करता है, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? CO2। इसमें अगर देखा जाए कार्बन इस टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है? 12, और एक ऑक्सीजन का होता है कितना? 16, तो 2 का 32 हो जाएगा, इस टू 32, ठीक है ना। देखो ये क्या कहता है कि जब A और B सेपरेटली C से रिएक्ट करता है, A एंड B सेपरेटली जब C से रिएक्ट करते हैं तो उसमें से A एंड B का जो रेशियो होता है, A एंड B का रेशियो इन दोनों में फिक्स मास के लिए C के फिक्स मास के लिए A एंड B कौन से हो गए? कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ फिलहाल के लिए मिले हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो हो जाएगा, क्या रेशियो हो जाएगा इन दोनों में? देखते हैं रोशन, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? देखो तो यहाँ पे कार्बन कितना है? 12, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 32। बोला ये रेशियो, ठीक है ना, A एंड B जो अलग अलग C से रिएक्ट किए थे, इन दोनों का रेशियो, और जब आपका A और B ये दोनों एलिमेंट जो आपस में खुद ब खुद रिएक्ट करेंगे तो वो रेशियो जो होगा वो सेम आएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, मैं सिंपल सा A और B को इसको हटा देता हूं। मैं फिर से एक बार समझाता हूं, उस चीज को समझिए, ठीक है, ये थोड़ा समझने वाली चीज है। देखो फिर से इसके बारे में बात करते हैं, A B C हटा देते हैं और सिंपल सा हाइड्रोजन और कार्बन और इसके बारे में बात करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो कार्बन एक C है, C जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनता है? CH4 बनता है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है? मास का रेशियो वो है आपका 12:4 का। इसमें अगर देखा जाए H2 बनता है, H2 में जो आपका कार्बन ऑक्सीजन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो कितना है? वो आपका 16:2 का। तो हमें फिक्स मास करना है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का फिक्स मास करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, पूरे रिएक्शन को, मतलब पूरे इसको, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32:4, ठीक है ना। अब देखिए फिक्स मास यहाँ पे हाइड्रोजन का फिक्स मास 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मास है वो 4 है,
तो यहाँ फिक्स मास हो गया, ठीक है। वही कह रहा है कि इसमें जो होगा जब दो अलग अलग एलिमेंट जो है एक पर्टिकुलर एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं फिक्स मास उसका, तो उस केस में क्या होता है कि दोनों एलिमेंट का जो रेशियो है, दोनों एलिमेंट का रेशियो कितना है यहाँ पे देखें तो, यहाँ पे अगर इन दोनों एलिमेंट का रेशियो किया तो 6:C:O का रेशियो हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हाइड कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कितना 32, तो 32 रेशियो होता है। C:O का रेशियो जो है वो 12:32 का होता है। और क्या बोल रहे हैं कि जब ये जो रिएक्टेंट है या ये जो एलिमेंट आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो उसमें जो इन दोनों एलिमेंट का रेशियो होगा और ये वाला रेशियो जो होगा ये सेम होगा इधर और इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन जो आपस में रिएक्ट करते हैं तो CO2 बनाता है, तो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो जो उसमें है तो देखो 12:16 का आ रहा है, 12:32 का आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये रेशियो और ये रेशियो सेम हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला ये चीज ये फॉलो करता है। इसको थोड़ा ढंग से एक तो देखो ऐसा क्लियर नहीं होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हल्का सा है, इसको 2 से 3 बार रीड करो प्रॉपर्ली और जाके फिर इस एग्जांपल को बार-बार सुनो जो मैंने समझाया है, तो उससे ज्यादा वो क्लियर होगा। तो इस लेक्चर को यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं और आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।